हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। 11/10/2022 को सेकंड शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं व्यंजक को सरल कीजिए। इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा वो बताना। देखने में बहुत भारी क्वेश्चन लग रहा है पर बहुत ईजी है। ईजी किस लिए है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिखाई दे रहा है, जिसमें होता है एक्स माइनस वाई पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है, जो कि सेम टू सेम नीचे वाले के बराबर है, जिससे वो कट जाएगा। और ये जो बाहर जेड दिखाई दे रहा है, जेड से इसमें गुणा हो जाएगा। और वही पूरा काम इन दोनों में भी किया जा रहा है, तो इसमें बार-बार हमको वो करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये समझेंगे कि यहाँ पे एक्स माइनस वाई प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे वाई माइनस जेड प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे जेड माइनस एक्स प्राप्त हो जाएगा। इस जेड से दोनों में गुणा कराएँगे तो जेड एक्स माइनस जेड वाई और फिर प्लस लगा है इसमें एक्स वाई माइनस एक्स जेड और इसमें प्लस लगा है इसमें वाई जेड माइनस वाई एक्स या फिर एक्स वाई मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये कट रहा है, कौन कट रहा है? देखिए जेड एक्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जेड एक्स दिखाई दे रहा है। एक प्लस में माइनस में कट जाएगा। जेड वाई दिखाई दे रहा है, जेड वाई दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस में कट जाएगा। और एक्स वाई दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस में कट जाएगा, जीरो के बराबर मिल जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांग जनों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म है? तो स्वराज बिल्टी ये है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन तथा ऐसी संपत्तियों की अतिक्रमण से सुरक्षा करना और रोकथाम करना है? तो कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो दूध अपने आप में एक संतुलित आहार है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल या मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष में शामिल किया गया है? तो 2002 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो विक्षेपण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ए और बी एक समीकरण दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। अगर ये ए और बी अगर इस समीकरण के मूल हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मूलों का योगफल जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी ए प्लस बी बराबर माइनस बी, यानी कि माइनस लग जाएगा, बी मतलब 5 हो जाएगा बटे ए मतलब 1। यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है तो हम 1 लिखते नहीं, डायरेक्ट माइनस 5 लिखते हैं। आगे मूला का गुणनफल यानी कि ए बी, मूलों का गुणनफल यानी कि ए बी बराबर 4 सी अपॉन ए होता है, यानी 4/1 बराबर 4 ही रहेगा। आगे जो हमको वैल्यू निकालनी है, पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि देखिए ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, जिसका मतलब हो जाता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में हो जाता है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। नीचे वाला अपना आ जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4, इतना हमको समझ में आ रहा है। अब जैसे कि हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू दिखाई दे रही है, अगर इस पहले वाले को दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो हमको यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देखने को मिल जाएगा, बराबर -5 का वर्ग 25 मिल जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है तो ए बी की वैल्यू जो 4 है, यहाँ पे हम 4 रख देंगे तो 4 दूनिया 8 हो जाएगा, इसके बराबर 8 उधर जाके घट जाएगा, 8 घट जाएगा तो 17 मिल जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमको 17 मिल गया है। इसी 17 का प्रयोग करने वाले हैं। फिलहाल ए प्लस बी की जगह पे अपना -5 रखते हैं, गुणते यहाँ पे हम 17 रखेंगे। ठीक है, 17 रखेंगे माइनस ए बी बराबर 4, 17 में से 4 घट जाएगा तो 13 बच जाएगा। ठीक है, नीचे वाले में देखेंगे यहाँ पे भी अपना 17 मिलेगा, 17 माइनस 4 यहाँ पे भी घट जाएगा तो 13 मिल जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, -5 अकेले बच जाएगा, -5 अपना सही जवाब हो जाएगा। तो ऑल राइट, समझ में आ गई बात। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन और लंबा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि किस वजह से आयनिक यौगिक जैसे NaCl होता है ना, NaCl ये आयनिक यौगिक है, का गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक होता है। गलनांक मतलब गर्म करने पर पिघल जाए, क्वथनांक मतलब भाप बनकर उड़ने लगे। तो जब नमक को आप
गर्म करते हो तो वो गलता नहीं है, पानी में घुलने पे वो घुलता है, गलने वाला मामला अलग होता है। देखो गलना गलना और घुलना 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं, ठीक? गरम करने पर पिघल जाए, उसे पिघलना या गलना कहेंगे और उसी से गलनांक बना है और पानी में घुलने को उसको कहा जाता है, क्या कहते हैं? घुलना, ठीक? ओके, तो ये क्यों होता है? तो प्रबल अंतरा आयनिक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, जिस वजह से अ, उसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही अधिक होता है, यानी ना उसे गलाया जा सकता है, ना उसको भाप में बदला जा सकता है इतना, मतलब कम तापमान पे नहीं बदला जा सकता, अत्यधिक तापमान चाहिए होगा। ओके? तो दोस्तों अगला वाला प्रश्न देखते हैं जहाँ पे कहा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि मतलब वही संबंध वाला मामला हो गया। यहाँ पे संबंध देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है? 23 से 14 भाई यहाँ पे कोई अच्छा वाला अनुपात तो नहीं होता, घटा के देख लेते हैं कुछ घट रहा है। 13 में से 4 गए 9 यानी 9 घटता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अगले वाले में देख लेते हैं 11 में से 8 गया तो बचेगा 3 यानी हमको 3 घटता हुआ दिखाई दे रहा है और अगला वाला क्या घटना चाहिए? देखो भाई बात ये हो रही है कि 3 में 3 से भाग करो 3 से भाग हो रहा है, फिर 3 से भाग कर दो, 3 से 3 में भाग कर देंगे तो 1 बच जाएगा, यानी अगला वाला 1 घटना चाहिए। तो 7 में से 1 घटा दो तो 6 मिल जाएगा। अब ये जो तरीका है ये मैंने लगाया है, हालाँकि ये इतना मुझे सैटिस्फाइंग नहीं लग रहा है लेकिन ठीक है, अब लग गया है तो लग गया है, तो चलिए बस यही मानते हैं उत्तर, उत्तर को देखते हुए हमने बना दिया है ऐसा। आगे चलते हैं, देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है? और वैसे देखिए पहला वाला विकल्प तो हो नहीं सकता था क्योंकि भई घट ही था, छोटी गिनती हो रही है। इनमें से कोई एक सही हो सकता था तो कुछ ना कुछ जुगाड़ यहाँ पे लगा दिया है। ओके, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा गया है कि 30 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया है और उनमें से 18 विद्यार्थियों ने प्राप्तांक का औसत 90 है, ठीक है? और सी कक्षा के शेष विद्यार्थियों का प्राप्तांक का औसत 80 है, तो पूरी कक्षा के प्राप्तांक का औसत हमको बताना है। इसमें हमें बस इतना सा करना होगा पहले कि दोनों का नंबर निकाल के जोड़ देना होगा। देखो भैया बात ये है कि 30 लड़के हैं जिसमें से 18 ठो का 90 हो गया है परसेंट औसत। तो कितने लोग बचे हैं वो तो पहले कैलकुलेट कर लें। 10 में से 8 गया 2 और 2 में से गया 1। अच्छा इन लोगों का औसत है 80। अच्छी बात है। तो गुणा कर लेते हैं। 0 हो जाएगा 9 8 72 का 2 7 हासिल 9 कम 9 7 16। ठीक है। और यहाँ पे 8 दूनी 16 8 कम 8 एक 9। ठीक है, जोड़ लेते हैं। तो 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 6 15 हासिल आएगा 1, 2 इतने हो जाएँगे। 30 से भाग कर देंगे क्योंकि टोटल 30 लोग हैं, 1 0 काट लेंगे। 3 8 24, 3 5 15, 3 6 18, 86, 86 इनका हो जाएगा औसत। तो बस इतना सिंपल सा था ये भाई। वैसे इसमें विकल्प से कुछ नहीं कर सकते थे। म ना, 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 ना हो नहीं पाएगा। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि ए और बी ने एक व्यवसाय समान समय के लिए 7:8 के अनुपात में निवेश करते हैं, ठीक है? कुल लाभ का 7% दान दे दिया जाता है और एक हिस्सा इतना होता है, तो अर्जित लाभ की कुल राशि क्या है? इतने दानवीर लोग हैं ये? अच्छी बात है यार। ठीक है, कोई बात नहीं है। ओके, तो देखो भैया ए का हिस्सा है 7, ए का अनुपात 7 है, तो उसका हिस्सा भी 7 के बराबर यानी 1260 अपना, ठीक है, डबल 0 है, ठीक है, इतना हो जाएगा। 7 से कट जाना चाहिए ये, 7 एकम 7 बचेगा कितना कितना 5 5 ना 7 8 56 8 56 डबल 0 ये हो गया अपने 1 बराबर, लेकिन हमको चाहिए 8 8 बराबर निकालें? नहीं, इन दोनों का योगफल जो है 8 7 15 15 के बराबर निकाल लो। ये नहीं करते हैं, 15 के बराबर डायरेक्ट निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि हमको तो कुल निकालना है ना, कुल कितना लाभ अर्जित हो तो 15 बराबर निकालते हैं। तो डबल 0 रहेगा, 15 का अट्ठे 15 चौके 60, 15 अट्ठे 120 का 0 हासिल आगे 12, 15 कम 15 तो हमें 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा कुल लाभ। अब लेकिन बात ये है कि ये लोग बहुत दानवीर हैं, 7% दान दे चुके थे ना, तो 7% अगर दान दिए थे, ये जो 27 है, ये कुल लाभ के 93% के बराबर होना चाहिए। यानी कि 93% बराबर आपका 27 3 ठो 0 और 100% हमको चाहिए। तो 100% के लिए हम क्या करेंगे, ये 27 3 ठो 0 में 93 से भाग करेंगे और गुणा कर देंगे 100 से।
ठीक। अब 93 से भाग 3 से कट जा रहा है। 3 त्रिक 9, 3 एकड़ 9, 3 3 9 27 0 0। यहाँ पे 3 ठे 0 था ना, हाँ 3 0, 2 ठे 0 और बढ़ा दो, इतना हो जाएगा। अब 31 का पहाड़ा पढ़ो। ठीक है, भाग करते हैं, कहीं तो कर दें। 31 से भाग करेंगे 90, कितने जीरो हैं? और 5 जीरो। इतना पैसा कमा लिया, इतने अमीर लोग हैं। ठीक है, 30 देंगे, 90 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। कितना बचेगा? 10 में से 2 गए 8, और 8 में से 2 6 गए तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब कितने बार जाएगा? 3 से 3 8 24, 3 9 27, 9 बार जाएगा। हाँ जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27 के हासिल बढ़ा जाएगा 10 में से। 9 गया, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 जीरो आ जाएगा। ओके, देखो यार 29 वाला खाली ये विकल्प और ये विकल्प दिखाई दे रहा है। 1 जीरो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ताकि एक और जीरो बढ़ा सके। अब कितनी बार जाएगा? 30 तीन या 90, 3 बार ले जा सकते हैं। ठीक है, 3 बार ले जा सकते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 92 आ जाएगा। तो 2903, 2903 केवल चौथे विकल्प में दिखाई दे रहा है, दूसरे विकल्प में ऐसा नहीं है। इस वजह से हम दशमलव के 2 स्थानों तक जो ये कह रहे थे, यहाँ नहीं ले जा रहे, पर इतने छोड़ दे रहे हैं। हमको उत्तर मिल चुका है, ज़्यादा हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा और मुश्किल प्रश्न था। इसमें क्या है, दिए गए विकल्प को सरल कीजिए, इनमें से इसको सरल करके कौन सा विकल्प अपना सही जवाब होगा। अब भाई देखिए, इतना बड़ा हैवी है, देखने में ही डर लग जाता है। तो इसको थोड़ा सा मैं आसान करने का प्रयास करूँगा, थोड़ी मुझे जगह चाहिए होगी इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हैवी प्रश्न है ना। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे ये जो चीज़ है 2 जगह हमको दिखाई दे रहे हैं, हम इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया है। मानने के बाद यहाँ पे 2a² मिल जाएगा, जो कि हम 2a² लिख रहे हैं। प्लस नहीं, ये माइनस है, 3 एक्स वाई तो है ही, ये वाला ए मान लिया है तो ए और आ जाएगा साथ में, और माइनस 2x² एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अभी क्या करना है, हमको इसको फैक्टर करना है। फैक्टर करने का तरीका क्या रहता है, बाहर बाहर वाले गिनतियों का गुणा 2 2 नहीं है, हमको 4 मिल गया, अंदर है 3। ऐसी 2 गिनतियाँ बतानी है जिनको जोड़ने पर गुणा करने पर 4, और जो घटाने या जोड़ने पर 3 मिल जाए। तो हम कहेंगे 4 माइनस 1 बराबर 3 होता है, और 4 एकम 4 होता है। ठीक है, तो हमारा जो अपना 2a² है ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस ही रहेगा, 4xy रहेगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस हमको करना पड़ेगा एक्स वाई ए करने के लिए, और माइनस है अपना 2x² y² हो जाएगा। ठीक, आगे वाले दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है, या क्या कॉमन हो रहा है? 2a कॉमन हो रहा है। तो हम यहाँ से 2a कॉमन लेंगे तो हमको a माइनस 2xy मिल जाएगा। ओके, यहाँ वाले में से, पीछे वाले दोनों में से प्लस xy कॉमन हो रहा है, तो a माइनस 2xy बच जाएगा, सॉरी xy बच जाएगा। तो a माइनस 2xy निकल आया, और 2a प्लस xy यहाँ पे बच गया। अब बस हमें a की वैल्यू रख देनी है, यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे, यानी कि अपना x² प्लस y² माइनस 2xy देखने को मिल जाएगा। थोड़ी गंदी राइटिंग में है, पर क्या करें, जैसे लिख पा रहे हैं वैसे लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए 2a है, तो जो a की वैल्यू हमने इसको मानी थी, इसी में दोनों जगह 2 से गुणा हो जाएगा। अपने पास जगह कम है, तो इसलिए हम डायरेक्ट थोड़ा रखेंगे। डायरेक्ट क्या रखेंगे? 2x² प्लस 2y², और यहाँ पे प्लस xy। ठीक है, ऐसा अगर करेंगे तो पहले वाले विकल्प के साथ ही ये पूरा मैच खाता है। ये आगे वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो हमने ये लिखा है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पूरा का पूरा मिल रहा है। और भाई समझ सकते हैं आप कि जगह कम है, स्क्रीन पे लिखना है, तो थोड़ा गंदी राइटिंग में ही लिखा है। माफ़ करेंगे इसके लिए, बाकी मैंने समझा दिया है। अगला जो प्रश्न है अपना कथन निष्कर्ष हो गया। कथन आपको क्या दिखाई दे? पहले बात तो ये हम प्रश्न पढ़ लेते हैं कि कथन के आधार पर सत्य है, कौन सा सही है वो हमको खोजना है, यानी गलत वाले नहीं खोजने हैं। सबसे पहला है कि ए बड़ा है जी से। बड़ा और बराबर के निशान दोनों जगह साथ में चलना चाहिए। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक तो मान लो ठीक ही चल रहा था, जी के पास जैसे पहुँचे चिन्ह बदल गया, जिस वजह से ये गलत हो गया। ठीक, ये वाला देख लेते हैं। देखिए एस और एच के बीच में बराबर का सिंबल जो है 2 जगहों पे ब्रेक हुआ है, टूटा हुआ है, जिस वजह से ये बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, और डी बड़ा है जी से। डी और जी के बीच के रिलेशन थोड़ा खोज लेते हैं। देखिए डी और जी के बीच में भी चिन्ह क्या है, उल्टी दिशा में खुले हुए हैं, जिस वजह से ये गलत हो गया है। और बस एस और एफ के बीच देख लेते हैं रिलेशनशिप।
देखिए एस और एफ के बीच में यहाँ पे देखिए दोनों एक ही दिशा में है। एस की ओर बड़ा, देखो यहाँ पे कह रहा है एस बड़ा है, ऊपर जो कथन दिया है उसमें भी एस की ओर बड़ा हुआ, मतलब एस की ओर इंडिकेट कर रहा है दोनों ही चिन्ह कि एस बड़ा है, तो इस वजह से ये अपना सही जवाब हो गया। ठीक। तो दोस्तों अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगले वाले प्रश्न में कह रहे हैं कि एक विद्युत परिपथ को तप्त किए जाने पर 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत होती है। यदि परिपथ के टर्मिनलों के बीच में 270 वोल्ट का हो तो परिपथ का प्रतिरोध याद करना है। देखिए पी बराबर क्या होता है, आपको पता है वी आई होता है, इतना पता है। आई बराबर वी अपान आर होता है, तो वी स्क्वायर अपान आर हो जाएगा पी बराबर ही। और अगर इसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझा जाए तो आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ई। ठीक, यही हो जाएगा फार्मूला अपना। प्रतिरोध निकालना है, आर बराबर निकालना है, वी स्क्वायर बराबर क्या है, वी बराबर मतलब अगर 270 है, ठीक है, वो तो 2 बार रहेगा, ओके। अपॉन पी, पी का मान है 540, 540। 27 दूनी ये 54 होता है, इसका सीधा सीधा ये दुगना है, 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 135 दिखाई देगा, तो 135 ओम ये हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि संविधान अधिनियम 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई, तो 73वें संशोधन के कारण संशोधन में। ठीक। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या है कि वही है अपना, ये श्रृंखला दिखाई दे रहा है, इसमें क्या भरा जाएगा वही हमको ध्यान से देखना है। तो थोड़ा जूम करते हैं तो हमको यहाँ पे दिखा क्या दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा वाला देखा जाता है एल ट्रिपल के डबल जे, एल ट्रिपल के डबल जे। अब यहाँ पे देखो ट्रिपल के पहले एल आना चाहिए, तो एल हम लिख लेते हैं। या देखिए यहाँ पे ट्रिपल के डबल जे होना चाहिए, तो जे लिख देते हैं। यहाँ पे डबल जे, एल के बाद ट्रिपल के होना चाहिए, तो के एल जे, पहला वाला विकल्प ही अपना सही हो जाता है। तो ये प्रश्न तो इन्होंने काफ़ी अच्छा, बहुत आसान दे दिया। अगला वाला प्रश्न अपना कथन निष्कर्ष का है, तो आइए देखते हैं क्या है इनके कथन और निष्कर्ष में। सभी किताबें कागज़ है, लो भाई सभी किताबें हो गई और ये हो गए कागज़। ओके, अभी हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहा है कि सभी पेड़ भी कागज़ है। लो भैया, पहले बात तो ये किताब हो गई, ये हो गई किताब, ये हो गया कागज़, और सभी पेड़ कागज़ हैं, जितने भी पेड़ हैं वो कागज़ के अंतर्गत हैं। सभी कागज़ पुनर्चक्रण योग्य हैं, तो ये भैया ये लो पुनर्चक्रण योग्य, ये हो गया पुनर्चक्रण योग्य। कुछ किताबें पेड़ हैं, कुछ किताबें पेड़ हैं, गलत बात है, नहीं हो सकता। सभी पेड़ पुनर्चक्रण योग्य हैं, सभी पेड़ पुनर्चक्रण के अंदर आते हैं, तो दूसरा वाला विकल्प, दूसरा वाला निष्कर्ष पालन करता है। ठीक, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल 2 निष्कर्ष पालन करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है कि 8 के 2 क्रमागत गुणजों का योगफल 56 है, तो दोनों गुणजों में बड़ा गुणज क्या है? 8 के गुणज का मतलब हो गया उसमें 8 के पहाड़े में आने वाली गिनतियाँ, और ठीक है। जैसे कि छोटा संख्या यक्स हो जाएगा, उसके बड़ा वाला, अच्छा क्रमागत है तो उसमें 8 ही जोड़ कर के अगली संख्या प्राप्त होगी, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो दूसरी संख्या हो जाएगी उसमें 8 जोड़ कर के, ठीक? ओके, तो ये हो जाएगा 56 के बराबर, 8 उधर ले जाके घटा दो, 2 यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 16 में से 8 गए ना 8, 4 48, कितना मिल जाएगा 24, यक्स बराबर 24, 24 यहाँ दिखाई दे रहा है लेकिन ये उत्तर नहीं है, क्योंकि हमसे बड़ा गुणज पूछ रहा है और छोटे गुणज को हमने एक्स माना था। उसमें 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, 8 4 12 32, 32 हमारा सही जवाब होगा, ठीक है, 24 नहीं होगा। ध्यान देना है कि क्या मान रहे हो। और अगर यहीं पर ये कहते कि बड़ा गुणज यक्स है, छोटा वाला गुणज यक्स माइनस 8 है, और तब अगर आप हल करते जोड़ करके 56 करते, ठीक है, तो 2x हो जाता, 8 उधर जाके जुड़ जाता, 8 6 14 64 हो जाता, काट देते कितना मिल जाता 32, तब हमको मिल जाता बड़ा गुणज। आप यक्स के रूप में किसे मान रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है, अन्यथा आपसे गलती होती रहेगी। तो जो भी जैसा भी करना है करो, लेकिन सही करो, गलती नहीं करो। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक कक्षा के सभी 20 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। राम दाएं से 8वें स्थान पर है, मान लेते हैं ये 20 लोग बैठा है। दाहिने ओर से 8वें स्थान पर यहाँ पे राम बैठा है, बाएं सिरे से 16वें स्थान पर सीता बैठी है, इधर से 16वें स्थान पे। अब 16वां स्थान भाई यहाँ पे कहीं जाके होगा, 8 पार करके 16वां पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो राम और सीता के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? देखो ऐसा करो कि इधर से 16वें नंबर पे है ना, तो आप ऐसा कर लो कि इधर से 8वें नंबर पे, इधर से 16वें नंबर, मतलब कौन सा पड़ेगा?
तो हम क्या करेंगे, ये जो 20 विद्यार्थी है, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। यही तरीका होता है भैया, ठीक है? 21 हो जाएगा। 21 में से 16 घटा लो तो कितना बचेगा? 5, 6, 5, 11 है, ठीक है? 5 इधर से कैसे नंबर पे, मतलब इधर से 16वें नंबर पे था, तो उधर से 5वें नंबर पे रहेगा। ओके, दाहिने सिरे से 5वें नंबर पे सीता बैठी है। अब सीता और राम के बीच में कितने लड़के हैं? तो भैया 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आ जाता है। 2 ही लोग तो दिखाई दे रहे हैं, तो 2 अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन-सा गुणधर्म आवर्त सारणी के समूह समूह मतलब ग्रुप्स में नीचे जाने पर समान बना रहता है? मतलब जो आवर्त सारणी होती है, मैं कहूँगा ऐसा, हर एक की ऐसे-ऐसे रहते हैं ना, यहाँ पे 2 ठी एस ग्रुप रहते हैं, यहाँ पे पी ग्रुप रहते हैं, यहाँ पे डी ग्रुप रहता है, नीचे एफ ग्रुप रहता है। इन सभी में अगर ऊपर से नीचे आओगे तो क्या समान रहता है? तो संयोजकता हमेशा समान रहती है, क्योंकि एक समूह में उन्हीं लोगों को रखा जाता है जिनकी संयोजकता समान हो, ना बदल रही हो, ठीक है? अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का। कथन हम पढ़ते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। कह रहे बीपीएल यानी निर्धनता स्तर से नीचे परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से देश एक्स में रसोई गैस का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित होगा, ठीक है? ओके। भोजन पकाने के पारंपरिक ईंधनों जैसे जलाऊ लकड़ी, कोयला आदि का उपयोग देश एक्स के ग्रामीण हिस्सों में एक सामान्य बात है। भाई, इसका गैस कनेक्शन से क्या मतलब निकलता है? कोई मतलब तो नहीं निकलता है। खाना पकाने का कोई भी अन्य तरीका एलपीजी के उपयोग जितना प्रभावी नहीं है। प्रभावी नहीं है, प्रभावी होने की कोई मतलब मामला ऊपर कहा ही नहीं गया है। भाई, कनेक्शन के बारे में कुछ कहा होता तो समझ में आता है। यहाँ पे प्रभावी कहने का भी कोई मतलब नहीं है, तो दोनों ही पालन नहीं करते, ना ही 1 ना ही 2। अगला वाला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमसे कहा गया है कि छेदों ए बी सी डी ई एफ प्रत्येक की लंबाई अलग-अलग है, इनको व्यवस्थित करना है। डी बी से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। सॉरी, बी जो बी है वो डी से लंबा है लेकिन ए से छोटा है, ठीक है? डी सबसे छोटा नहीं है, इसके नीचे भी कोई होगा। केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है, सी से छोटा केवल एक व्यक्ति है। यहाँ पे कोई मामला नहीं बना, तो मेरे ख्याल से सी एक छोटा व्यक्ति है और इससे भी छोटा कोई है यहाँ पे, कोई तो होगा। 2 व्यक्ति केवल ई से छोटे हैं। अच्छा भाई साहब, ई से छोटे केवल 2 व्यक्ति हैं। तो मेरे ख़्याल से ऐसा करना चाहिए कि पहले ई को रख देना चाहिए, सी को उसके बाद रखना चाहिए और जो बचेगा उसको और नीचे रखना चाहिए। सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है? जो बच गया इन सभी में एफ, एफ सबसे छोटा है। ठीक है, यहाँ पे सी था। ओके, बहुत आसान प्रश्न, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि अक्षर श्रृंखला प्रतीक वाली श्रृंखला से है। ठीक है, अक्षर प्रतीक श्रृंखला से है। कह रहे उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से इस साइड से कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक अक्षर है? अक्षर है, बाद में भी अक्षर है, शुरू में प्रतीक होना चाहिए, ऐसा हमें देखना है। ठीक है, हमको 2 लगातार अक्षर देखना है जिसके ठीक पहले प्रतीक हो। अक्षर, अक्षर, लगातार अक्षर, यहाँ देखो लगातार अक्षर के पहले प्रतीक, ठीक? अक्षर होना चाहिए, बाद में अक्षर होना चाहिए, पहले प्रतीक होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए लगातार अक्षर तो है पर पहले प्रतीक नहीं है, बच्चा है अब। ओके, यहाँ पे बाद में प्रतीक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो लगातार अक्षर पहले प्रतीक। ओके, यहाँ पे देखो लगातार अक्षर पहले प्रतीक। तो हमें 3 ऐसे मिल पाए हैं समूह, ठीक? तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगला प्रश्न है अपने केमिस्ट्री से, कह रहे हैं निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। Na2SO4 का जलीय विलयन BaCl2 का जलीय विलयन BaSO4 हो जा रहा है प्लस NaCl हो जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रही है लेकिन द्विविस्थापन NaCl के साथ हो जा रहा है, BaSO4 के साथ हो जा रहा है। पर यहाँ पे केवल विस्थापन कहा है, ये गलत है। संयोजन अभिक्रिया ये है नहीं जिसमें 2 लोग जुड़कर केवल एक चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, अपघटन टूटने वाली ये क्रिया तो है नहीं कि 2 लोग एक 2 भागों में टूट जा रहा था, ऐसा भी नहीं हो रहा है, बचा अवक्षेपण। तो यहाँ पे किसी का अवक्षेप BaSO4 का अवक्षेप बनेगा और नहीं, Na यहाँ NaCl का सॉलिड कह रहे हैं, NaCl का सॉलिड थोड़ी ना, यहाँ पे AQ बनेगा, जलीय विलयन बनेगा। ठीक है, चलो BaSO4 जो बन रहा है इसका अवक्षेप बनेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे विकल्पों से हमने ट्राई कर लिया, कैसे-कैसे समझा कि विस्थापन अभिक्रिया ये है नहीं क्योंकि ये द्विविस्थापन है, संयोजन अभिक्रिया है नहीं, अपघटन अभिक्रिया है नहीं, तो अवक्षेपण अभिक्रिया ही मात्र बच जाती है।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो कि त्रिकोणमिति का प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है। इसका कोई मतलब नहीं है, हमको बस इसको हल करके ये किसके बराबर है ये ज्ञात करना है। थोड़ा हम ज़ूम करेंगे तो चीज़ों को हम अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कॉट है वो कॉट पड़ा रहेगा, उसका कुछ करना नहीं है। इन दोनों का जब हल करेंगे कोष्ठक के अंदर, तो नीचे वाले का गुणा हो जाएगा। नीचे वाले का गुणा कॉस माइनस एक, कोसेक माइनस एक, कोसेक प्लस एक। इसमें कोसेक स्क्वायर, इसमें हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ऐसा हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा। यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस वन, प्लस में कोसेक थीटा माइनस वन होगा। प्लस वन माइनस वन कट जाएगा। कोसेक कोसेक थीटा दो बार है तो जुड़ जाएगा टू कोसेक थीटा। नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कॉट थीटा तो कॉट थीटा तो पहले से है, ये स्क्वायर वाला ये कॉट कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे हम चलेंगे, चीज़ों को समझेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो कॉसेक बराबर 1/sin, कॉट बराबर होता है क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। तो देखो भैया ये दो ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसके बराबर होता है 1/sin, ठीक है। और इसके बराबर होता है कॉस अपॉन साइन, साइन से साइन कट जाएगा। ये जो कॉस है ये अपना नीचे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये 2 बटे कॉस थीटा देखने को मिल जाएगा, ऐसा रहेगा। साइन ये ऊपर रहता तो ये नीचे वाला ऊपर जा सकता था, पर कॉस नहीं जाएगा। इतना मिल गया। अच्छा, 2/cos बराबर ये 2 sec थीटा हो जाएगा। अच्छा, इनके बारे में तो कुछ देख ही लो, इनके बारे में कुछ देख ही नहीं रहे हो, बस यही को हल किए जा रहे हो। तो 2 sec थीटा तक हम पहुँचे हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसके पूरे बराबर हमने 2 sec थीटा निकाला है। अब यहाँ पे देखो ये जो साइन थीटा है ऐसे ही रहेगा, माइनस ये 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, -1/sec बराबर कॉस होता है, तो यहाँ पे सेक थीटा ऐसे हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, साइन का इससे गुणा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा -1/sin थीटा। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा -1/cos थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, नीचे साइन थीटा है। और और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पे कॉस थीटा है। ये कॉस थीटा एक स्क्वायर से कट जाएगा, साइन थीटा इसी वाले स्क्वायर से कट जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा मिलेगा। अच्छा, ये पहले बात तो ये 2 था, ये सेक बराबर 1/cos तो था ही ना। और यहाँ पे हमको कॉस थीटा साइन थीटा मिला है, यानी कॉस थीटा मिला है और साइन थीटा मिला है। कॉस थीटा वाला कट जाएगा, तो 2 sin थीटा के लिए बच जाएगा। कुछ ज़्यादा लंबी प्रोसेस हमने बता दी है, पर अगर आप समझदार होंगे, अ, आई थिंक ऐसा कहना नहीं चाहिए, मतलब आप समझदार हैं तो आप इन सारी प्रोसेस को माइंड में भी जल्दी-जल्दी हल कर सकते हैं, और ज़्यादा लिखने की आवश्यकता भी नहीं होगी, और आप जल्दी से इसका आंसर दे भी सकते हैं, ठीक है? तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सोचने-समझने की बात ही नहीं है, बहुत ईज़ी है ये। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 sin थीटा हमारा कैसे आया, पूरी प्रोसेस हमने लंबी-सी बताई है, और वहीं से हम करके देखते हैं, और वहीं से ही हमारा आता है। बाकी आपके पास कोई बेहतर तरीका हो सकता है, मे बी पॉसिबल, सभी के पास अपने बेहतरीन तरीके होते हैं। मेरे पास जो तरीका था मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन है एक खुदरा प्रतिष्ठान है जो डिपार्टमेंटल स्टोर और एक ग्रोसरी सुपरमार्केट को एक साथ जोड़ता है, तो हाइपरमार्केट इसे कहा जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन की भारी मात्रा की वजह से खनन में प्रदूषण होता है? तो धातुमल यानी स्लैग की वजह से खनन में प्रदूषण होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, घरों और उद्योगों के उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण के लिए विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भैया बात यह है कि यहाँ पे कह रहे हैं विद्युत धाराएं उत्पन्न करना। विद्युत धारा उत्पन्न किससे की जाती है? केवल जनरेटर से की जाती है, मोटर, केतली या टोस्टर से नहीं की जाती है, केवल जनरेटर से होती है। तो इसमें इतना भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक। अगला प्रश्न है, जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे निर्वाण कहा जाता है, ठीक है। शरीर को छोड़ने को निर्वाण कहा जाता है, जैसे महापरिनिर्वाण, ये सब उसमें निर्वाण शब्द मतलब नश्वर शरीर को छोड़ना, यानी कि मृत्यु को प्राप्त करना, ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एम्प्यूटी 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 क्लिनिक किस स्थान पर शुरू किया गया? तो चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि ये कक्षा में 28 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, मान लो ये 28 लोग खड़े हैं,
जया दाहिने सिरे से 14वें स्थान पर है, यहाँ पे ये 14वें नंबर पे है इधर की ओर से। और जबकि बेला बाएं सिरे से 12वें नंबर से है, इधर की ओर से 12वें नंबर पे, सॉरी यहाँ पे 12वें नंबर पर है। जया और बेला के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? तो बस इतना सा काम करते हैं कि 28 में एक जोड़ देते हैं तो हमारा 29 हो जाता है। 29 में हम 12 को ही घटा लेंगे केवल, ठीक है। तो 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा, 2 में से गया 1, यानी ये इधर से नंबर बता रहा है। इधर से 14 है, फिर 15 आता है, फिर 16 आता है, फिर 17 आता है। 17 की जो दिखाई दे रहा है, 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो 2 अपना सही जवाब हो जाएगा। बस इतना सा करना है। अगला प्रश्न है कि पादपों में रेजिन और गोल विशेषकर किसमें संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में संचित रहता है। जो आपका पेड़ का तना होता है, तना का ये गोल घेरा बाहर वाला जो मृत पुराना मतलब मृत लकड़ी या फिर पुरानी जो लकड़ी होती है, जो जाइलम होता है उसी में रहता है, ठीक है। बाहर बाहर वाला हिस्सा जो रहता है, छाल को छोड़कर उसके अंदर की जो लकड़ी का मामला है उसकी बात हो रही है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि ग्राफ से है। कह रहे हैं निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। लाइन ग्राफ में अप्रैल और मई 2 महीनों के 2 जिम ए और बी के सदस्यों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पे नीला वाला अप्रैल और ये गुलाबी वाला जो है मई महीने को दर्शा रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो देखेंगे इसमें प्रश्न क्या है। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि अप्रैल अप्रैल अरे यार, अप्रैल महीना कौन सा है? अच्छा, अप्रैल महीना ये वाला है। अप्रैल महीने में जिम बी के सदस्यों की संख्या, अप्रैल महीने यानी नीले वाले में बी कहाँ है? बी यहाँ है। नीले वाले में बी वाला 48, ठीक है। मई महीने में जिम ए, मई महीने में मई वाला यानी गुलाबी वाला जिम ए वाला ये कितना दिखाई दे रहा है? 40। कितना दिखाई दे रहा है? 40 दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 40 दिखाई दे रहा है। संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? किससे? ए वाले से, जो बाद में निकल, इससे कितना प्रतिशत अधिक है? तो आप गिनती में 8 की अधिकता देख रहे हैं। किससे? ये बड़ी बात है। जिम ए में सदस्यों की संख्या से ए से तुलना करने की बात की गई है, तो ए को नीचे रखेंगे, गुणा करेंगे अपना 100 से। 8 पंचे 40, 5 दूनी या 10। कितना दिखाई दे रहा है? 20% हमको दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे कि हमारा 20% सही जवाब है। बहुत सिंपल बात है। इसमें देखेंगे कि कार्बन अन्य तत्वों के साथ एक प्रबल बंध बनाता है। निम्न में से कौन सा दिए गए कथनों की सही व्याख्या करता है? सही व्याख्या करता है। कार्बन नाभिक अपने बड़े आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साथ जो साझा युग्मों को दुर्बलता से पकड़ कर रखता है ना। दुर्बलता से कहाँ से? प्रबल बंध बनाता है तो दुर्बलता से क्यों पकड़ेगा भाई? ठीक। कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण, ये तो पहले बात है, बड़े आकार ने छोटा आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़ के रखता है, जिस वजह से ये अपना प्रबल बंध बनाता है। तो दूसरा विकल्प ये अपना सही है, ठीक। दुर्बलता से पकड़ रहा है तीसरे ऑप्शन में, तो ये गलत है भैया। और बड़ा आकार चौथे में कह रहा है, तो बड़ा आकार होता नहीं है। कार्बन में कहाँ बड़ा आकार है यार? 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक है। बाहरी अंदर वाले में 2, फिर बाहर वाले में 4। अब यार इससे बड़ा और क्या लेना चाहते हो? क्या आप उसको हाइड्रोजन या हीलियम बना देना चाहोगे ना? ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये अपना सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब का तंतु यानी कि फिलामेंट में प्रयोग किए जाने हेतु उनमें से कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है? तो उच्च विद्युत प्रतिरोध होना आवश्यक है। निम्न तापमान से कोई मतलब नहीं, प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। अधिक प्रतिरोध होगा तभी वो गर्म हो पाएगा और लाल होगा, ठीक है। जैसे कि जो बल्ब होता है, आपने देखा होगा ये वाला बल्ब, ठीक। इसमें ऐसे डंडी निकली रहती है जिसमें से निकल रहे थे। यहाँ पे ये जो रहता है फिलामेंट, फिलामेंट ये वाला हिस्सा तंतु, ये अगर कम प्रतिरोध वाला रहेगा, जैसे कि कम प्रतिरोध वाले यहाँ वाले वायर भी तो होते हैं ना, वो तो नहीं चमकते हैं, मतलब वो कम प्रतिरोध वाले रहते हैं। अधिक प्रतिरोध वाला यही तंतु रहता है, जिस वजह से ये चमकता है। तभी ये गर्म होगा, तभी ये चमकेगा। और जो कम ये वाले रहते हैं कनेक्टिंग वायर, ये इनका कम प्रतिरोध रखा जाता है, नहीं तो यहीं गर्म हो जाएंगे और ये पिघल के बल्ब खराब हो जाएगा। तो ये मामला रहता है। उच्च प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम लगभग मान के को दर्शाता है? यहाँ पे निकटतम कह रहा है, तो थोड़ा देखते हैं।
क्या कह रहे हैं कि 20% ऑफ 320.02, यानी 320 का 20% यानी 0 0 कट गया, 20 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। प्लस 121.99 है तो यहाँ पे 122 कर लो, प्लस 122 कर लो, 4 2 6 6 2 8 1 186 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। सो दोस्तों अगला प्रश्न है कि उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी जो -2 आवर्धन उत्पन्न कर सकता है और दूसरे 1.5 मीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब निर्भर कर सकता है। यहाँ पे फोकस आवर्धन m बराबर दिया गया है और इसका 1.5 मीटर जो दिया गया है ये v की वैल्यू है और वास्तविक प्रतिबिंब होने की वजह से v की वैल्यू माइनस में रहेगी। इतना समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो हमने हल किया तो हमारा उत्तर 0.5 आ रहा है। हमने बहुत लंबा लगाया, शॉर्ट करके लगाया, एक नया फॉर्मूला भी देख करके लगाया, फिर भी हमको 0.5 मीटर से अलग कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने ये क्यों सही मान लिया, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर ऑल्सो। m की वैल्यू आप जानते हैं कि -v/u होती है और इसमें u और v की वैल्यू आप 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, सॉरी 1/u, इसका यूज़ करके u और v की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तब आपको कुछ अलग ही रूप इसका देखने को मिलेगा। फिलहाल जब रखा जाता है तो f माइनस v अपॉन f प्राप्त होता है और अगर आप u के पदों में देखना चाहते हैं तो f अपॉन f माइनस u, सॉरी माइनस u के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। फिलहाल हमको m और ये फोकस दूरी चाहिए और v की वैल्यू पता है तो इसमें रख देते हैं। यहाँ पे हमने -2 रखा बराबर f की वैल्यू हमको चाहिए और माइनस रखा और v की वैल्यू 1.5 जो मैंने बताया तो माइनस में ही है, तो माइनस माइनस प्लस 1.5 f, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो -2f बराबर f प्लस 1.5, ये इधर आके अपना माइनस में एक और जुड़ जाएगा तो -3f बराबर 1.5 हो जाएगा और f बराबर हो जाएगा 1.5 अपॉन -3, माइनस तो चलो मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा, इसको काट देंगे 3 5 15 यानी 0.5 आ जाएगा, तो -0.5 मीटर अपना सही जवाब हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक, मैंने हर स्थिति को आजमा के देख लिया है, तो जो हमने बताया एकदम सही बताया है। चलो ठीक है, उन प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते हैं, आगे के प्रश्नों पे आते हैं। आगे का प्रश्न है कि संख्या एक दी गई है 4 6 7 3 4 के अंकों में से प्रत्येक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी। छोटे से बड़े क्रम में लगाना है तो भैया 4 6 7 3 4 है, सबसे छोटा 3 फिर 4 फिर 4 फिर 6 फिर 7। देख रहे हैं कि एक भी समान रूप से नहीं है, तो इसमें पूछ रहे हैं कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी, तो पांचों की स्थिति बदल चुकी है, एक भी अपनी जगह पे नहीं टिका हुआ है। अगला जो प्रश्न है काफ़ी आसान प्रश्न है और काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रश्न है। देखते हैं कि समान लंबाई के दो रेलगाड़ियाँ 46 किलोमीटर प्रति घंटे और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर ऐसे ऐसे ये समान दिशा में चल रही हैं। बहुत अच्छी बात है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। इन दोनों रेलगाड़ियों के सापेक्ष चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। सापेक्ष चाल का मतलब क्या होता है? सापेक्ष चाल का मतलब होता है एक गाड़ी की अपेक्षा दूसरी गाड़ी को देखना कि उसकी चाल क्या है और इस चीज़ को बहुत आसानी से समझना। सापेक्ष चाल का मतलब इनका अंतर, इनके चालों का अंतर। ये इसमें समान लंबाई से कोई मतलब नहीं है और 36 सेकंड से भी हमें कोई मतलब नहीं है। बस इनका अंतर कितना आ रहा है, आप कहोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करते हो, 5/18 से गुणा कर देते हो, 2 से कट जाएगा 9, 2 से कट जाएगा 5, 5 पचम 25/9 मीटर प्रति सेकंड। बस यही आंसर है। समझ में आया कि बात? सापेक्ष चाल मतलब धीरे चल रही हुई चाल पे अगर आप बैठे हैं तो आपकी अपेक्षा तेज चलने वाली जो ट्रेन है वो कितनी तेजी से निकल गई, इसी को कहते हैं सापेक्ष चाल। ठीक, तुलना, सापेक्ष चाल मतलब तुलना करना। तो तुलना हमने करके दिखा दी। तो दोस्तों इस समय एक प्रश्न हमारे सामने है कि एक व्यापारी एक साहूकार का 1 वर्ष दिए 9,000 बकाया है। हालांकि व्यापारी 4 माह में ऋण निपटाना चाहता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा? अपना उत्तर निकटतम पूर्ण संख्या मान तक पूर्णांकित कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि एक व्यापारी है, साहूकार का कर्जा है उसके पास, 9,000 उसे चुकाना है।
9,000 कब चुकाना है? 1 साल बाद। मूलधन का पता नहीं है भैया, एक बात ध्यान देते हैं। एक बात ध्यान देने वाली बात यही है कि मूलधन का पता नहीं है, मूलधन कितना है वो नहीं पता है। बस किस्त चल रही है 9,000 साल भर बाद जब चुकाएगा तो 9,000 देना होगा। लेकिन व्यापारी सोचता है कि 4 महीने में दे दे। अब जब अगर 4 महीने में देगा तो 9,000 ना दे करके 8,000 समथिंग रुपए इनमें से कोई भी एक विकल्प होना सही हो गया, ठीक है? 9,000 ना देकर के उससे कम पैसा देना पड़ेगा। अब कितना कम पैसा देना पड़ेगा? 6% की वार्षिक दर बननी है और राशि का भुगतान कितना होगा यही करना है। अब देखो मूलधन हमको नहीं पता, मूलधन गुणित दर गुणित समय 1 साल बटा 100 और इसी में मूलधन जोड़ दो तो हमारा 9,000 के बराबर हो जाएगा। और ये हमने बहुत मेहनत से सीखा है यार एक व्यक्ति से। तो 100 का पी में गुणा और इसमें जब जोड़ेंगे तो 106 पी बटा 100 मिलेगा। ठीक? ऐसा हो जाएगा। और वही जब 4 महीने में देना है, तो 4/12 हो जाएगा, बटे 100, 4 तिया 12, 3 दूना या 6 यानी 2 और फिर वही पी अपना जब जोड़ेंगे, तो 100 प्लस पी मतलब 100 पी प्लस 2 पी बराबर 102 पी। 102 पी बराबर कितना ये पूछ रहा है। तो इस टोटल का पूरा जो समझाने का मतलब ये था कि शुरू में देखोगे तो 106% बराबर आपका 9,000 बन रहा है। तो 102% बराबर कितना होगा ये पूछना है। तो ये 9,000 गुणित अपना 102 बटा अपना 106 हो जाएगा। अब इसको मैंने क्या है कैलकुलेटर से सॉल्व किया। अब आप कहोगे कि हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे? एग्ज़ाम में ऐसा कर सकते हो यार कि गुणा कर लो, ठीक है? 9 से इसमें गुणा कर लो। तो 9 दूनी 18, 0 है तो 1 लग जाएगा, 9 एकम 9, 3 ठू 0 इतना मिल गया। अब भाग करो, किसमें भाग करो? 106 से भाग करो 918, 3 ठू 0 में, कई बार जाएगा? ज़ाहिर-सी बात है 10, 10 9 90, 9 छंग 54 ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 छंग 48, 8 एकम 8। ऐसे ही घटा-घटा के जब पहुँचोगे तो आपको मिल जाएगा 8,660 दशमलव समथिंग। अब ये 8,660 जो है वो 54 वाले के नज़दीक है, 54 वाले के नज़दीक है। और आपको फिर पता चल जाएगा कि यही वाला सही जवाब है। अब आप कहोगे सर 45 के भी नज़दीक हो सकता है, लेकिन यार ये 45 है वो 54 है, थोड़ा-सा अंतर है। तो इस प्रश्न को हल करने का बस यही एकमात्र तरीका है। ये तरीका अभी हमने सीख लिया है, बस यही बात है कि गले से नीचे नहीं उतरता है। हालाँकि अपन को जब एग्ज़ाम में आएगा तो अपने पास टाइम काफ़ी बचा रहेगा, तो हम इत्मीनान से इसको भाग करेंगे और तुक्का लगाएँगे कि किसके नज़दीक ही पहुँच रहा है। ठीक? चलो आज की अगले वाले प्रश्न में हम चलते हैं अब। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसका 3 गुना करने के पश्चात 3 से गुना करने के पश्चात 5, 15 और 35 से विभाजित करने पर शून्य शेषफल बचे। इसका मतलब 5, 15, 35 से विभाजित हो जाए। अब अगर कोई संख्या 5, 15 और 35 से विभाजित हो जा रही है तो उनका लासा हो जाएगी। ठीक? तो 5 से भाग करेंगे 1, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 3 से कटेगा, फिर 7 से कट जाएगा। 7 बचे 35 गुणित 3 हो जाएगा। तो 35 गुणित 3, अभी देखो 3 से गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त होगी, तो हमको 3 से भाग करना होगा इसमें। तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा? 35। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 35, क्योंकि 35 में पहले 3 से गुणा करेंगे, तो जो कुछ भी मिलेगा वो 15, 35 और 5 से कट जाएगा। तो हमारा सही जवाब होगा 35। ठीक? बस 35 सही जवाब है और बस हो गया। अगला वाला प्रश्न देखते हैं कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो आइए संख्या श्रेणी को देख लेते हैं। संख्या श्रेणी में हमको ये 590 दिखाई दे रहा है, फिर 605 दिखाई दे रहा है, इसमें 15 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर ये 588। मामला कुछ ठीक नहीं बैठ रहा है यार। इसमें देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे देखो 2 घट रहा है, इसमें देखोगे फिर से 2 घट रहा है, इसमें ध्यान से देखोगे तो 2 जुड़ रहा है, मेरे ख्याल से 2 और जोड़ दो तो 609 प्राप्त हो जाएगा। देख रहे हो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 श्रेणियाँ चल रही हैं, बहुत सिंपल सी बात है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक और बैटरी टर्मिनलों के बीच के संपर्क के रूप में कौन कार्य करता है? तो कार्बन ब्रूसिप ही काम करता है भैया। चुंबकीय ध्रुव नहीं काम कर सकता, विभक्ति वलय तो उसके साथ रोटर के साथ जुड़ा रहता है, संपर्क वाला अपना कार्बन ब्रूस ही रहता है।
ठीक है, कुंजी प्लग भी नहीं होता है। संपर्क करने के लिए बैटरी के टर्मिनलों और दिक् परिवर्तक के बीच संपर्क करने वाला कार्बन ब्रोसी रहता है। आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कार्बन ब्रोसी यहाँ पर रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दिक् परिवर्तक या फिर इसको कहते हैं विभक्ति वलय हो गया, और ये हो गया अपना सेल से आया हुआ तार। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए अपना कार्बन ब्रोसी ये जो रहता है यही रहता है। ठीक, चलो अगला वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आशुतोष अपने घर से उत्तर की ओर 90 मीटर चलते हैं। लो भाई साहब, बहुत तिरछा मिर्चा घुमा के हम 90 मीटर चला दे रहे हूँ। फिर वह बाएं मुड़ता है, 110 मीटर चलता है। लो भाई साहब, बाएं मुड़ गया, 110 मीटर चल गया है। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 150 चलता है। लो भैया, और बाएं मुड़ गया, 150 चल गया है। इसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है। लो भैया, फिर बाएं मोड़ दो, 130 चला दो, 110 से ज़्यादा चला दो, 130। ठीक है, अब असतोष आरंभ के सापेक्ष किस दिशा में है? यहाँ से शुरू किया था, 130 कुछ ज़्यादा चला गया, नीचे हो गया, दक्षिण इधर हो गया आपका, पूरा पूरब दक्षिण, दक्षिण पूर्व अपना सही जवाब हो गया। मैंने सोचा ये भाई साहब दूरी पूछेंगे, ये तो बहुत आसान पूछ लिया। तो अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि अंकीय कोड में मतलब इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? आइए देखते हैं। पी का होता है 16 अपना, एल का होता है 12, ए का होता है 1, टी का होता है 20 और ई का होता है 5। जोड़ लेते हैं अपना, 6 2 8 8 1 9 9 5 14, 4 हाथ से लगे 1 2 1 3 3 सॉरी 1 1 2 2 2 4 1 5 54 हो रहा। अच्छा 45, उसको उलट दिया गया है, ठीक बात है। ब्रेक यहाँ पे देख लेते हैं, बी का होता है 2, एल का होता है 12, ई का होता है 5, 1 के का होता है 11। तो भैया ये 2 4 4 5 4 5 9 1 10 1 11 के 1 हंसी लगे 1 1 1 2 1 3। अच्छा 31 हो रहा था, जिसको 13 लिखा है। ठीक बात, समझ गया, उलट दिया है। पी का होता है 16, ई का होता है 1, एस का होता है 19, टी का होता है 20, ई का होता है 5। तो 6 1 7 7 9 16 16 5 21 का 1 हासिल लगे 2। ठीक है, 2 हो गया, 3 3 1 4 4 2 6 61 61 का उल्टा 16 16 सही जवाब हो गया। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं 7 बक्सा हैं, एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। एक्स को वी के ठीक नीचे रखा गया है। चलो देख लेते हैं। एक्स को रखा गया है, ठीक है, वी वी के ठीक नीचे। यू के ऊपर केवल 2 बक्से रखे गए हैं, तो 7 बक्सा हो गया भैया। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया है। यू के ऊपर केवल 2 बक्से रखे हैं, तो 5 नंबर पे यू हो गया है। टी को एस के ठीक ऊपर रखा गया है। टी भाई साहब को एस के ठीक ऊपर रखा गया है। ठीक है, लो भाई साहब, यू को वी के ठीक ऊपर, यू को जो है वी के ठीक ऊपर रखा गया है। ठीक है, एक्स के नीचे केवल 2 बक्से रखे गए हैं। एक्स के नीचे देखो भाई साहब, केवल 2 बक्से रखे गए हैं, बहुत अच्छी बात हो गई है। अब वी के नीचे कितने बक्से रखे गए हैं? इन लोगों को हम रख नहीं पाए, टी और एस को, लेकिन वी के नीचे तो हम तो बड़े आराम से बता लेंगे कि 3 लोग रखे गए हैं। बाकी ये लोग टी और एस चाहे बैठे चाहे ना बैठे, तो काफ़ी आसान प्रश्न है। तो दोस्तों अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कह रहे हैं व्यंजक को सरल कीजिए और विकल्प तो आपको दिखाई दे रहे हैं। भैया देखो, क्वेश्चन बहुत भयंकर है, सभी का यहाँ पे फ्रैक्शन रखना होगा। मेरे ख्याल से यहीं पे ऐसे काम चला लेते हैं। क्या काम चला लेते हैं? देखो एक्स ये 25 है, 25 का होता है 5। आप कहोगे कि एक्स प्लस 5, ठीक, और एक्स माइनस 5 यहाँ पे होगा। और देखो सब में गुणे के निशान लगा है, तो इसलिए आराम से कट जाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, यहाँ वाला देख लेते हैं, ये एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 होगा। ठीक है, इसमें देखेंगे नीचे वाला देख ले, ऊपर वाला हम बाद में गुणनखंड करेंगे भी करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1 कॉमन हो रहा है, और यहाँ पे एक्स प्लस 1 जो आगे यहाँ पे स्क्वायर है, इसमें से आपका एक हिस्सा निकल गया, एक बचेगा, यानी एक्स प्लस 1 और प्लस 1 बचेगा, जो कि एक्स प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। हम डायरेक्ट 2 ही लिख देते हैं, हमारे पास जगह की कमी है। ठीक, और ज़ाहिर सी बात है ढेर सारे करते हुए आपको अभी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तो हमें इसको इस चीज़ का फ्रैक्शन अप करने की हम कोशिश करेंगे। तो 2 एक कम 2 से काम हो जाएगा। देखो भाई एक्स स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे हम 2x प्लस एक्स प्लस 2 लिख रहे हैं। हम इसका यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक।
यहाँ पे आपका हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, फिर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, यानी x प्लस 2 हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे x प्लस 2 देखने को मिला और x प्लस 1, सॉरी, x प्लस 1 देखने को मिला। काफ़ी बेहतरीन हो चुका है। अभी हमको क्या करना है, इस हिस्से का भी तो करना है। यहाँ पे करेंगे 10 चाहिए ना, गुणा करने पे 10, 5 तो नहीं 10, 5 में से 2 गया, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, एक्स स्क्वायर है प्लस हम लिखेंगे 5x माइनस 2x माइनस 10, एक्स एक्स प्लस 5 बचेगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, x प्लस 5 हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे मिल गया है x प्लस 5 और x माइनस 2। क्या क्या कट रहा है, काटने के लिए हो जाओ तैयार। मेरा फेवरेट काम, मैं सोच रहा हूँ कलर चेंज कर लेता हूँ, इस कलर से काटता हूँ। देखिए x प्लस 2, एक्स प्लस 2 कट गया, x माइनस 2 कट गया, x प्लस 1 कट गया, x प्लस 2 इसके साथ कट गया, x प्लस 5 इसके साथ कट गया। ऊपर क्या बचा, एक और कलर से देखते। यहाँ पे बचा है x, यहाँ पे बचा है x माइनस 5। x बटे x माइनस 5 पहला वाला विकल्प ही आपको सही दिखाई दे रहा है। अब इसको हमको हटाने और की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। काफ़ी लंबा रहा प्रोसेस, चूँकि अपने को अपना स्क्रीन पे लिखना था, इस वजह से ज़्यादा समय लगता है, बाकी तो कॉपी में करेंगे तो थोड़ा और तेज़ी से कर पाएँगे। खैर, ये प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल गया। चलिए देखते हैं वीडियो का आखिरी प्रश्न। एक फार्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आयातों और के मध्य संबंधित होता है। तो आयात आगतों और फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों, इन दोनों के मध्य के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।